हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमारी कुछ महीने पहले एनसीईआरटी की सीरीज़ चली थी, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की भी चली थी। बीच में मेरी वजह से वो पूरी नहीं हो पाई हैं। अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ उनको, ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके। पेपर में अभी टाइम है, पेपर में 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। अब 4 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया था, 4 चैप्टर, जो कि था एयर। इससे पहले जो चैप्टर था वो था एयर। ठीक है, इससे पहले चैप्टर था वो एयर था। ठीक है, एयर वो मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद का चैप्टर है वो जल। ठीक है, जल आपको पता ही है, वाटर कहते हैं जैसे। आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है या कहीं भी गड्ढे में पानी भरा होता है, जैसे पानी भरा हुआ है, उसका भी कुछ देर आप दोपहर के बाद शाम को आते हैं तो पानी कम मिलता है या पानी को खत्म मिलता है। पानी कहाँ चला जाता है? वो क्या होता है, जल वाष्प के द्वारा उड़ जाता है, बाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है, जैसे कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ये संघनित होता है, जैसे कि यह जल वाष्प। ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठंडा होता जल तो ऊपर जाके क्या होता है, बादल बन जाते हैं। ये जल ही होते हैं जो बादल होते हैं। ठीक है, कुछ कण होते हैं जो धूल मिट्टी के होते हैं। यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब वर्षा के रूप में गिरेगा या रेन के रूप में। ठीक है, हिम यानी कि तो स्नोफॉल होती है जो, ठीक है, या फिर बारिश के साथ साथ जो ओला गिरते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, हिम अथवा सहिम वृष्टि से कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखिए ये ना जल चक्र का पूरा क्या होता है, जल ये रहा। वाष्पीकरण होकर क्या बनता है, बादल बनता है। संघनन होता है यहाँ पे इकट्ठा, तो इसका वर्षण करता है, मतलब बारिश होती है और फिर क्या बह जाता है, फिर दोबारा जल बनता है। ऐसे करके क्या बनती है, वाटर साइकिल बनती रहती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं जल चक्र। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या होता है, जैसे कि ये देखो, छोटा सा एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाए, तुरंत तत्प्रदान उसके चारों ओर छोटे पौधे व्यवस्थित कर सकें। मतलब छोटी जगह पे कुछ चीज़ करना, जैसे कि ये रहा। इसमें जल की फुहार छिड़क दें और ये क्या है, थलशाला। जैसे कि ये इसमें बनाया गया, थोड़ा सा क्या है, मिट्टी है, ये थलशाला की तरह है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, इसमें सब कुछ है। जैसे कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज ही मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में कर रहे हो, क्या पता हो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी से आई हुई। एग्जाम्पल दिया ऑल ओवर जल। ऑल ओवर जल क्या होता है, जिसे कहता है फ्रेश वाटर, याद रखना। और ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, पीसीएस से बनते हैं कि ये झील कहाँ की है, क्योंकि ऑल ओवर जल का ये क्या एग्जाम्पल है, इसका फ्रेश वाटर का। झील हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ऐसी नदियाँ होगी, या हिमपोत हो गए, उनके हिमनद हो गए। ठीक है, जैसे नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, ये सब क्या है, ऑल ओवर जल के मुख्य स्रोत हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, यानी सॉल्टी, वो पी नहीं सकते हम। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी चीज पाई जाती है समुद्र के जल में, तो कौन सी है, सोडियम क्लोराइड, जिसे कहता है नमक, NaCl, जिसका फॉर्मूला भी यही होता है नमक का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए उसको आपको पता लगेगा कि अमेजन नदी है ये, ठीक है, मिसिसिपी नदी होगी, सॉल्ट लेक सिटी होगी, गेट बियर झील होगी, विनपेग झील होगी, सुप्रिया झील होगी, हारून झील होगी। ये सब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये सब या तो आपका खुद का काम होना चाहिए, वैसे तो ये कहाँ पे विक्टोरिया झील, नायर नदी कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस देश में, किस महाद्वीप में, ये पता होना चाहिए। और किससे टच है, कहाँ टच है, वो पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो लिखे हैं, जितने भी नाम लिखे हैं, इन सबको आप खुद देख लीजिए। ये धनुबी नदी होगी, काला सागर हो गया, मुद्र सागर हो गया, कैस्पियन सागर, होंग ही हो गया, पूर्वी चीन सागर हो गया, ये तो ये बंगाली खाड़ी तो पता ही होगा, अरब सागर। जैसे ये क्या है, डार्लिंग नदी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी झील, नीले कौन से है, कहाँ पे है, विश्व की प्रमुख है, तो मतलब पेपर मारने की संभावना बढ़ जाती है। और जब ये देखोगे तो इसके साथ साथ और भी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो आप मिल जाएंगे। तो एक लिस्ट बनाइए आप। यूपी पीसीएस में ज़्यादातर यही पूछता है, पीसीएस क्या, कोई सा ही पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, ठीक है, बिहार हो, बीपीएससी हो, कोई सा पीसीएस हो, सब में यही पूछता लेवल हो कि झीलें कहाँ से ये देश में किस जगह पे उपस्थित है। ठीक है, आगे जल का वितरण देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कहते हैं हमारी पृथ्वी पे 70% जल है। ठीक है, तो इतना जल होने के बावजूद भी कुछ जगह पे सूखा रहता है, पानी की कमी रहती है। ऐसा क्यों होता है, वो हम देखते हैं पूरा क्या माजरा है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अब पूरी पृथ्वी का क्या
3/4, 3/4, ठीक है, इसे कहते हैं 70% हो गया एक तरीके से। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जैसे कि क्या पृथ्वी पर मौजूद जल हमारे लिए उपलब्ध है, मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, ये देखना पड़ेगा। देखिए महासागर क्या है, मैंने आपको बताया महासागर क्या होता है, लवण होता है, मतलब फ्रेश नहीं होते, सॉल्टी होते हैं, इनको हम पी नहीं सकते, उपयोग में नहीं ला सकते। तो क्या महासागर कितने 97.3%, ये तो महासागर के पास ही चला गया। उसका बर्फ छत्रक जो भी आते हैं, बर्फ की जो चीज़ें जैसे हिमनद वगैरह, ये सब ये 0.2% है। भूमिगत जल ये देखिए कितना है, 0.08%, 0.08%, मतलब 1% भी नहीं है। तो झीलों का अलवण जल स्थलीय समुद्र रूप में और नमकीन झीलें पर 0.0009, मतलब इतना कम है। और नमकीन झीलें वो भी इतनी है 0.009। वायुमंडल में जल है, ठीक है, 0.0019, ये क्या है 0.0001, ये क्या नदियाँ। अब तब जाके 100% जल बन रहा है हमारा, जितना पूरा मौजूद है। 97.3% तो क्या है महासागर में है, और वो हम पी नहीं सकते, किसी उपयोग ला नहीं सकते, सॉल्टी वाटर होता है, तो इसलिए हमारे लिए जल की कमी हमेशा रहती है। साधारण क्रियाकलाप जल द्वारा वितरित, ये चीज़ दिखाई गई है। देखो इस जल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, ये देख लीजिए यार, 340 प्रति ग्राम लीटर, 340 ग्राम प्रति लीटर, ये क्या होता है, सैलिसिटी कहते हैं, लवणता को सैलिसिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तैराक इसमें प्लब मतलब तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, इकट्ठा कर देती है और थोड़ा वैसा बना देती है, कंसंट्रेट टाइप बना देती है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये 1000 ग्राम हो प्रति 1000 ग्राम, कितना 35 है, और इसमें कितनी है 340 मृत सागर में, ठीक है। ये देखिए आप, याद पता होना चाहिए आपको। अब ये है एक एक्सपेरिमेंट है, या खुद पढ़ेंगे कि हमारे जल कितना कम है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको एक ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करना हमें बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो सच बात है। अब एक महासागरीय परिसंचरण, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन यानी जो सैंड साइड जो होता है ना, जब वेट सैंड ऑन बीच, जो बीच पे जो गीली रेत होती है उसको कहते हैं पुलिन कहते हैं। पर नम वालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहर की संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। लाल ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वारभाटा और धाराएं। अब देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। याद रखने डे इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ल्ड वाटर डे तो याद बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या तरंगे को कहते हैं वेव्स, ठीक। आगे जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, समुद्र की सतह पर पवन बहती है, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहेगी उतनी तरंगे बड़ी होती जाएंगी। जैसे कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य देखने वाला होता है। जैसे गेंद गिरता है तो क्या होता है, एक लहर से बनती है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है, कैसे रंगों के साथ गेंद पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता और गिरता रहता है उसे क्या कहते हैं, तरंगे। जैसे कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। तूफान में तेज वायु चलती है, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, मतलब ज्वालामुखी जो आते हैं वॉल्केनोज, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। मतलब महासागरीय जल इधर से उधर पहुंच जाता है, अपनी जगह पर नहीं रहता। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। 15 मीटर की विशाल ज्वारीय तरंगे, इनसे मतलब बहुत विध्वंसक बोला जाता है इन्हें। और जो कितना था 150 मीटर आई थी, कब सुनामी आई थी, जो इंडिया में जो तट पर आई थी, वो क्या आई थी 150 मीटर ऊंची, ठीक है। विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिनमें सुनामी कहते हैं, ठीक है। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है।
ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो हमारा सबसे दक्षिणवा बिंदु है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब जो होते हैं हार्वर्स, जो साइड में होते हैं, बिल्कुल किनारे पे होते हैं समुद्र के। तो ये देख लीजिए सुनामी पृथ्वी का तांडव क्या है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ हिंद महासागर में। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसके अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, ठीक है, सुमात्रा में। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 थी, ठीक है, 6 से ऊपर विध्वंसक हो जाता है। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जल तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। 10 से 20 मीटर महासागरीय तल सोचिए आप, और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चल जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, जो मतलब कॉमर्शियल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे। और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, क्या हुआ, में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रृंखला की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम हो गई, साथ ही इनकी गति 700-900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 मीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित, क्योंकि ये क्या, ये ऐसा है, देखो ऐसा बसा, ये सारे क्या है, समुद्री तट किनारे हैं। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। तो प्रशांत महासागर में तो क्या है, हमें अलर्ट मिल जाएगा, पर हिंद महासागर में ऐसे अभी नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ भी भूकंप कम आते हैं, ये भी बोला गया है, सुनामी कम आती हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतना की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन संपत्ति की अधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। तो तट पे क्षेत्र जट पे होता है, किनारे पे होता है, यहाँ से कमी होना चालू हो जाएगी, ठीक है। जब तट एक पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शकों की जिससे मृत्यु होगी। ज्वार भाटा, जैसे टाइड्स कहते हैं, ठीक है, टाइड्स, ठीक है, टाइड्स कहते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है। दिन में आता जाता है पूरे दिन, देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जो तट होता है उसके हिस्से को डुबो देगा तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है, हम तट से पीछे चला जाता है, उसे कहते हैं भाटा कहते हैं, ठीक है। ज्वार, ज्वार मतलब जब क्या होता है, उठकर जब ऊपर की तरफ उठ जाता है तो, और भाटा कैसे कहते हैं, जब ना न्यूनतम जगह पे आता है, न्यूनतम स्तर तक आ जाता है, ठीक है, ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, वो एक लघु ज्वार भाटा होता है और एक वृहद ज्वार भाटा होता है। ये क्या होता है, जब तीनों चीज आपके सामने होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, एक ही लाइन में, इसलिए जब क्या होगा, वृहद ज्वार भाटा बड़ा होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके, सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक अभिकर्षित होता है, इस कारण ज्वार भाटा। देखिए जब पृथ्वी का जल, यदि पृथ्वी, अब पृथ्वी के अंदर जल भी है, देख लीजिए, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, तो बिल्कुल अब चंद्रमा देखिए कैसे होता है, ये यहाँ पे रेवोल्यूशन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, अगली बार में ये पृथ्वी है, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक, और ये पृथ्वी है, यहाँ पे आ गया, ठीक, ये ऐसा होता है। समय चंद्रमा गुण अत्यधिक अभिक्षेप होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे होते हैं। अब ये रहो, ये पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक, ये पूर्णिमा है, ये सॉरी ये अमावस्या है, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 दिन होते हैं, पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे लाइन पे, ये देखो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है।
और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, वृहद ज्वार, ये रहा, लार्ज जिसे कहते हैं, ठीक। लेकिन जब चांद अपने प्रथम व अंतरिम चतुर्दश में होता है, मतलब क्वार्टर, प्रथम फर्स्ट क्वार्टर हो गया और फोर्थ क्वार्टर इनमें होता है, तो क्या होता है देखिए, प्रथम व अंतिम चतुर्थांश, ठीक है, में होता है। तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिमाण स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, विपरीत दिशाओं से पड़ता है, ठीक है। ये देखिए विपरीत दिशाओं से पड़ रहा है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं दिशाएं विपरीत है। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बृहद ज्वार भाटा है, ये लघु ज्वार भाटा है। ये कब होता है, जब फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में होता है, ठीक है, जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये हो गया। इसमें क्या होता है, ये हो गया, ये क्या होता है, नौ संचालन में मतलब क्या सहायक होता है, नाव चलाने में इजी पड़ता है इसमें, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए बनाया होता है, और मछली के लिए, फिशिंग के लिए भी सही होता है, ठीक है, जब एक साथ होते हैं तीनों। तो उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछली तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रमुख उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया, विद्युत के लिए किया था, मतलब कि बिजली बनाने के लिए भी। महासागर धाराएं मतलब ओशियन करंट्स कहते हैं इसे। आप बड़ी क्लास की जब पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि ओशियन करंट्स होता क्या है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं, 7वीं क्लास के हिसाब से ओशियन करंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। देखिए महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, निश्चित दिशा में, इनकी दिशा निश्चित होती है, और महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, ठीक, दोनों होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट। कौन सी गर्म कब होंगी, भूमध्य रेखा के निकट, सामान्यतः बोला गया, ठीक है। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और क्या होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित। ध्रुव क्या होता है, ये पृथ्वी, ये ध्रुव है दो, ये हो गया उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव, इनके ओर प्रवाहित होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से क्या होती है, उत्पन्न होती है, और यहाँ जाती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है, ठीक। उसके बाद लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। एक लैब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं, वो क्या होती है, शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म होती हैं, ठीक। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है, आपको पता है, जब धारा गर्म होगी तो स्थलीय सतह जो है वो गर्म होगी। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, मतलब मछली पालन के लिए, मछली की चीज़ों के लिए सर्वोत्तम जगह होगी। जापान के आसपास, उत्तरी अमेरिका के आसपास ये जगह है कुछ, जहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी, ठीक है। अब ये इसका एक बताता है, इसमें लैब्राडोर, इसमें ये फिर झीली आ गया, ठीक है, मैं इसमें मिसप्लेस हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, हाँ, ठीक है, ये रही, ठीक, ये है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जहाँ गर्म ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम रहता है, वहाँ मतलब क्या होता है, फॉग ज़्यादा रहता है, ठीक है। वहाँ क्या आएगा, वहाँ फॉग रहेगा ज़्यादातर, जहाँ पे दोनों मिलेगी, गर्म और ठंडी का मिश्रण होगा तो धुआं उठेगा एक। इसके फलस्वरूप नौसेना में बाधा उत्पन्न होती है। जब कोहरा रहेगा तो नाविक नौ संचालन मतलब नाव चलाने में दिक्कत होगी। अब देखिए, ठीक है, लैब्राडोर धारा ये रही, ठीक है। और ये जैसे धारा को नाम दे, उत्तरी प्रशांत अववाहित, अलास्का धारा होगी, ये ऐसे धाराएं हैं जिनको हम बाद में देखेंगे मैप में अच्छे से। इक्वाडोर विपरीत धारा होगी, जैसे अभी कहाँ जाती हैं, जैसे धाराएं जो होती हैं ऐसे आती हैं, ठीक है, ऐसे। ये यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ठीक, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल की ओर प्रवाहित होती हैं जितनी भी धाराएं होती हैं ये सारी, ठीक है। कौन सी धारा जाता है साउथ, जैसे क्रोशियम धारा होगी, ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया अभी। देखिए
उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। महासागरीय भूमध्य रेखा की कितने होती है, ध्रुवों की ओर प्रभावित, ध्रुवों की प्रभावित होती है महासागरीय रेखाएं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों की ओर, उष्णकटिबंधीय निम्न ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको बताया कौन सी धारा है, लैब्राडोर महासागरीय। अब लैब्राडोर महासागरीय कहाँ देखो, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों, तो ये उष्णकटिबंधीय का है, ये क्षेत्र जो होता है उष्णकटिबंधीय होता है यहाँ। और यहाँ पे लैब्राडोर जो होती है यहाँ की प्रभावित होगी, यहाँ पे आ रही है, अब प्रभावित हो रही है, यहाँ पे तरफ आ रही है। ऐसे इसको समझाया गया है, बस शॉर्ट में ये ओशन करंट्स हम देखेंगे आराम से, क्योंकि ये बड़ी क्लास का चैप्टर है, मतलब बड़ी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। और ये चैप्टर जो है अब से आप मान लीजिए 7वीं क्लास से आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी चालू हो गई है और आपको इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी करिए चाहे आप कहीं से पढ़िए। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ना है और आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए एनसीईआरटी का, और आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में है क्या है। इसलिए मैंने खुद एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ रखी है, आपको तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िए तो पढ़ना चालू कर दीजिए, अभी भी टाइम बचा हुआ है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे तो लक्ष्य हासिल हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।